नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने रीट L1 की गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और उनमें अब तक हमने 4 टॉपिक कवर किए, जिनमें सबसे पहले 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, फिर उसके बाद सरलीकरण, फिर अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ और भिन्न की अवधारणाएं। आज हमारी टॉपिक वाइज क्लास रहने वाली है 5वीं क्लास और क्लास वाइज क्लास है 6 क्लास, क्योंकि एक क्लास में हमने जो 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है उनके एमसीक्यू किए थे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम जानेंगे औसत क्या होता है। औसत आपने आम बोल साल में भी सुना होगा। औसत मतलब राशियों के इर्द गिर्द एक मान होता है, औसत एवरेज। और ये राशियों का केंद्रीकरण करता है, राशियों का केंद्रीकरण केंद्रीकरण करता है। अब केंद्रीकरण करके क्या बन जाता है, खुद एक प्रतिनिधित्व अंक बन जाता है। तो प्रतिनिधित्व अंक भी होता है, प्रतिनिधित्व अंक भी होता है। और क्या होता है, और ये अब केंद्रीकरण करता है तो कौन सी प्रवृत्ति हो गई, केंद्रीय प्रवृत्ति। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। अगला, इसकी जो मुख्य परिभाषा ये है, यह राशियों का योग व उनकी संख्या का अनुपात होता है, उनकी संख्या का अनुपात होता है, कैसे, देखो, औसत एवरेज बराबर क्या लिखा है मैंने, राशियों का योग। तो लिखो राशियों का योग बट्टा अनुपात का मतलब क्या है, बट्टा भाग, बट्टा उनकी संख्या, किनकी, राशियों की। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये है हमारा औसत का एक जो मेन फॉर्मूला है, वो यही है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई राशियाँ हैं ए बी सी डी, अगर आपको इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो जो मुख्य फॉर्मूला है औसत का, वो तो क्या कहता है, राशियों का योग। कहने का मतलब इन सबको जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उनकी संख्या अब कितने हैं, 4 है, तो बट्टा 4। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। देखो आगे, इस पर आधारित यही प्रश्न है, पहले इस पे लिख देते हो ना। जैसे आप देखो, जैसे ए बी सी डी ई एफ राशियां हैं, तो इनका औसत तो मैंने बताया औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, अब जोड़ो, राशियाँ कौन कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और टोटल कितनी है, 6 राशियाँ हैं, तो बट्टा 6। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो जैसे आप इन राशियों को जोड़ोगे, यहाँ तो मान नहीं दिया, प्रश्न में आपके मान दिया होगा, फिर उन सबको जोड़ में वे कितने हैं उनका भाग दोगे, तो आपको एक प्रतिनिधित्व अंक और मतलब एक ऐसा मान मिलेगा जो इनके एकदम बीच में होगा। तो बीच में होगा मतलब केंद्रीय मान होगा। तो इस वजह से ये क्या है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, और ये आंकड़ों का क्या करता है, केंद्रीकरण करता है। और ये क्या है, प्रतिनिधित्व अंक भी है, जो सारे समूह श्रृंखला का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारा आज की क्लास का पहला सवाल देखो, इसी पर आधारित है। अगर आपने इतना जान लिया कि औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो आप ऐसा सवाल कर पाओगे। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में भी आया है, लिखा है क्या कि एक कक्षा में 5 छात्रों का औसत भार क्रमशः 10, 15, 22, 28 और 25 है, तो उनका अच्छा भार दिया है और औसत भार होगा। तो देखो राशि दी है, 10 है, 15 है, 22 है, 28 है और 25 है, और आपको पूछा है औसत भार। ये तो सारे भार है, और पूछा क्या है, औसत भार। तो औसत भार मतलब सभी भारों का योग बटा भारों की संख्या। सूत्र मतलब भार के सामने अलग, मतलब भारों का योग बटा भारों की संख्या, अब कितना है,
तो आप कहोगे भारों का योग, इन सबको जोड़ो, 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 25 बट्टा भारों की संख्या कितने है, वैसे प्रश्न में दिया है 5 और नहीं दिया होता तो भी आप काउंट कर लेते, कितने है ये 3 और 2 5, तो बट्टा 5। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या क्या निकल जाएगा, हमारा औसत निकल जाएगा। जोड़ो इसको, 10 और 15 25, 25 और 25 ऐसे मतलब इजी करने के लिए 25 और 25 कितने हो गए 50, और ये कितने हैं 50, 50 और 50 100, यानी कि 100 बट्टा 5। जोड़ तो आपको आती है, आसानी से जोड़ लेना आप। तो 100 बट्टा 50 यानी कि 100 के अंदर आपने दिया 50 का भाग कितने आ गई, सॉरी 100 के अंदर 5 का भाग दिया कितने आ गई 20। तो आपका जो औसत भार होगा 5 लड़कों का वो कितना होगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। तो इस प्रकार अगर कोई एग्जाम में सवाल आएगा तो आप आराम से कर लोगे। राशियाँ दी गई होगी उन्हें जोड़ना, फिर वो कितनी है उनका भाग देना, आपका क्या निकल जाएगा औसत निकल जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा किसके बारे में, हाँ अब आपने एक सूत्र तो पढ़ा है, अभी भी पढ़ा ना, क्या है कि जो औसत होता है ना वो होता है राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, बट्टा राशियों की संख्या। अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे ज़रूरत है राशियों के योग की, तो ये जो राशियों की संख्या कहाँ है भाग में, इसे आप बराबर के इस तरफ भेजोगे तो ये किस में बदल जाएगी गुणों में। तो मैंने कहा औसत गुणा राशियों की संख्या, तो मुझे क्या मिल जाएगा औसत को, अगर मैं राशियों की संख्या भाई ये इसके भाग में है, इसे बराबर के इस तरफ भेजूंगा तो किस में बदल जाएगा ये गुणों में। तो औसत गुणा राशियों की संख्या, तो मुझे क्या मिल जाएगा राशियों का योग, राशियों का योग। जैसे मैं आपको कहूं 5 राशियों का औसत 10 है, तो उनका योग होगा, उनका योग होगा। तो योग के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है औसत क्या होता है, औसत कि औसत बराबर योग बटा संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब औसत तो दिया है, कितना दिया है प्रश्न में 10, योग हमें पूछा है तो योग की जगह योग रख दो, और संख्या कितनी है 5 है। तो अब 5 इसके भाग में है, इसे बराबर के इस तरफ भेजोगे किस में बदल जाएगा गुणों में। तो 10 गुणा 5 बराबर योग, तो योग कितना आ जाएगा 50, तो राशियों का योग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे मतलब राशियों की योग की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ेगी, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें हमें दिया होगा 5 संख्याओं का औसत इतना है, 7 संख्याओं का औसत इतना इतना है, तो सभी का औसत कितना है। तो सबसे पहले तो हम 5 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, और फिर 7 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, फिर उस योग को जोड़ेंगे और उसके अंदर भाग किसका देंगे 5 और 7 12 का, क्योंकि कुल संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, राशियों का योग निकालना पड़ेगा। जैसे अगला ही सवाल है हमारा, देखो क्या दिया है कि 15 छात्रों का औसत वजन कितना है 28 है। ये तो औसत वजन दिया है और छात्रों की संख्या दी है। अब छात्रों के वजनों का योग, छात्रों के 15 छात्रों के वजनों का योग मतलब कुल योग के एक एक को कैसे जोड़ा, तो वो कैसे प्राप्त होता है, हमने कहा कि संख्या को गुणा करवा दो किससे आप औसत से, यानी कि 15 गुणा 28, तो करवा दो आप गुणा, आसानी से करवा सकते हो ना इसे गुणा, 15 गुणा 150 और 150 300, और फिर करवा दिया 8 से गुणा 420, करवा देना आप ऐसे मतलब आराम से ऐसे हो। 15 गुणा 28, 8 गुणा 5 40, असल लगी 4, 8 और 4 कितने हो गए 8 एकम 8, 8 में 4 फिर जोड़ेगी असल, तो 8 और 4 हो गए 12, फिर इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, फिर इससे गुणा करा 2 का गुणा 5 से 10, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 0 2 और 4 420, तो 15 गुणा 28 कितना होगा 420 हो गए। तो 15 छात्रों के वजनों का योग, तो कुल योग तो कितना आ गया 420 आ गया। फिर यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित कर दिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है, अब प्रश्न में पूछा है कि अध्यापक का भार जोड़ा जाए तो कुल 16 व्यक्तियों का वजन हो गया, 16 व्यक्तियों के वजनों का योग, वजनों का योग, तो 16 व्यक्तियों के वजनों का योग निकालता है, तो कुल संख्या है तो कितनी है 16 गुणा औसत कितना है,
ये कह रहा है 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले तो औसत कितना था 28, जब संख्या कितनी थी 15 थी, जब आपने संख्या 16 करी तो औसत कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो 28 और 2 कितने हो गए 30, यानी कि 16 गुणा 30। तो करवा दो आप गुणा 480 और 48। पहले ऐसे करो, अगर ऐसा गुणा हो कहीं इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0 हो तो सबसे पहले आप क्या 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 करो कि जो अंक है उनका करवा दो गुणा, और जितने 0 है काउंट करके लगा दो। 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, यानी कितने हो गई 480। तो 15 छात्रों का वजनों का योग 420 और 16 व्यक्तियों के वजनों का योग 480। अब इसमें कौन शामिल है, वो शिक्षक मतलब अध्यापक भी क्या है शामिल है, और हमें पूछा क्या है प्रश्न में अध्यापक का भार पूछा है। तो आप क्या करोगे कि 16 टोटल वजन है 16 जनों का, और उनमें से 15 का घटाओगे तो पीछे किसका बचेगा, एक अध्यापक का ही तो बचेगा। तो आप लिखो एक अध्यापक का भार तो बराबर 16 व्यक्तियों का भार, 16 व्यक्तियों का भार, 16 मतलब टोटल जिसमें अध्यापक भी शामिल है, उसमें से छात्रों का घटा देंगे तो फिर पीछे किसका रहेगा अध्यापक का ही रहेगा। तो 16 व्यक्तियों का भार माइनस 15 छात्रों का भार, 15 छात्रों का भार, कुल भार, ये भारों का योग है ये कुल भार, फिर 480 माइनस 420, तो आंसर कितने आ गए 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया छात्रों का जो कुल भार है वो निकाला। वो कैसे निकलेगा कि छात्रों की संख्या को जब हमने गुणा करा दी किससे, औसत से, फिर अध्यापक को शामिल किया तो कुल संख्या कितनी हो गई 16, और औसत बढ़ गई कितना 2 बढ़ा, तो पहले 28 था, 28 से 2 और ऐड कर लिए कितने हो गई 30, तो 16 गुणा 30 480, जो हमारा क्या है कुल 16 व्यक्तियों का वजन है, और 15 व्यक्तियों का वजन कितना है 420। तो इसमें से इसको घटाओगे तो पीछे एक ही बचेगा, और वो ये कौन है अध्यापक है, तो अध्यापक का निकल गया 60। अगला प्रश्न देखो कि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 है। ये कह रहा है 15 छात्रों का औसत वजन 18 है, तो 15 छात्रों का कुल वजन, छात्रों का कुल वजन, अगर आपको कुल वजन ज्ञात करना है या कुल वजन का योग ज्ञात करना है, तब आप क्या करते कि छात्रों की संख्या को गुणा करा देते किससे, औसत से। तो करवा दो आप गुणा, तो आपने कराया गुणा तो कितने हो गए 270, और तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलोग्राम है। ये तो है 15 छात्रों का, और 10 छात्राओं का कुल वजन, अगर आपको कुल वजन ज्ञात करना है या वजन कुल छात्राओं के वजन का योग ज्ञात करना है, तब हम क्या करते हैं कि उनकी संख्या को गुणा करवा देते किससे, उनके औसत से। तो संख्या है 10 और छात्राओं का औसत कितना है कुल 12, तो 10 गुणा 12 यानी कि 120। तो 10 छात्रों का कुल वजन टोटल योग है वजन का वो कितना आया 120, और 15 छात्रों का कुल वजन कितना आया 270। अब हमें पूछा है कि सभी छात्र छात्राओं का वजन क्या है, तो सभी का वजन, तो लिखो आप सभी का वजन, सभी का औसत वजन, सभी का औसत वजन पूछा है तो कैसे ज्ञात करोगे, तो सभी के भारों का योग या वजनों का योग बटा उनकी संख्या, आप कहोगे कि छात्रों का वजन का योग है 270, छात्राओं का 120, कुल संख्या कितनी है कि 15 तो है छात्र और 10 है छात्रा है, तो कुल वजन बटा कुल संख्या है, जोड़ दो आप कितने हो गए टोटल 0 9 और 3 390 बटा 25। अब दो 390 में 25 का भाग, इसमें कितनी बार गया एक बार गया, फिर पीछे बचे 14, 14 में फिर कितनी बार जाएगा 4 और 1 5 बार गया पॉइंट, फिर पीछे कितने बचे 15, फिर जाएगा 6 बार, तो 15.6। वैसे भाग तो आपको देना आता ही है, ऐसे अगर आप डायरेक्ट नहीं दे पाते तो ऐसे आराम से भाग देना अपने, कोई लेट नहीं हो रहा है। 25 का भाग देना किस में 390 में, तो सबसे पहले 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम कितने 2 अंक लेंगे, तो कितना हो गया 39। अब 39 में भाग देना 25 का, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार जाता तो कितने 25 2 50, 50 तो है नहीं, ज़्यादा हो जाते, कम या इसके बराबर देना होता है, तो एक बार गया 25 से कम 25, फिर 39 में से आपने 25 घटाया, पीछे बचा 4 और 3 में से 2 गया 1, फिर हमारा जो शेष अंक उतरा कितना हो गई 140। अब 25 का पाड़ा बोलो, 4 बार बोला तो 6, फिर 5 बार बोला तो 125, फिर 6 बार बोला तो 150, 150 तो ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए हम कितनी बार बोलेंगे 5 बार बोलेंगे, कितना आया 125। अब 140 में से 125 को घटाएंगे
तो फिर 0 में से तो 5 जाएगा जाएगा नहीं, तो हम उधार लेंगे तो ये हो गई, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 1 आया तो ये हो गई 10। 10 में से 5 गए पीछे बचे 5, और 3 में से 2 गया पीछे बचा 1, और 1 में से 1 गया 0। अब हमारा बचा है पीछे पीछे क्या बचा 15। अब 15 में नहीं जाएगा, ना ही कोई पीछे 6 अंक बचा है जिसे हम नीचे उतार सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाते यहाँ क्या आ गया 0, यानी कि 150। अब 150 में 25 का भाग, 4 बार 100, 5 बार 125 और 6 बार 150, तो 6 बार गया 150, और 150 में से 150 गया, शेष क्या बचा 0। तो सभी छात्र छात्राओं का जो औसत वजन होगा वो क्या होगा 15.6। तो अगर आपको ऐसे सवाल मिले तो सबसे पहले तो क्या करना है कि पृथक पृथक रूप से उन सभी का क्या निकालना, हमें योग निकालना है। तो 15 छात्राओं के वजन का योग कैसे आएगा कि उन छात्राओं की संख्या को अगर हम किससे गुणा करवा दें, औसत से गुणा करा दें। और 10 छात्राओं का सही है, तो 10 छात्राएं हैं और उनका औसत कितना है 12 है, तो 120। उन सभी छात्राओं का औसत वजन कितना होगा 120 होगा, और छात्रों का 270। फिर हमें पूछा है इन दोनों को मर्ज करके इन सभी का औसत कैसे निकालोगे, तो सभी का योग मतलब इनका योग बटा इनका योग प्लस इनका योग, और बट्टों में उनकी संख्या, तो संख्या 15 छात्र है और 10 छात्र हैं, तो 15 + 10 कितने हो गई 25 हो गई। एक मिनट में डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये प्रश्न हमने कर लिया। नेक्स्ट सवाल देखो इसका, नेक्स्ट। तो ऐसे सवाल आएगा तो आप कर लोगे आराम से भाई, जिनमें क्या होगा कि अलग अलग दिया होगा, छात्रों का औसत वजन ये है, छात्राओं का औसत वजन ये है। तो सबसे पहले तो हम छात्रों के वजनों का योग निकालेंगे, फिर और छात्राओं के भी वजनों का योग निकालेंगे, फिर उनका योग वजनों का योग जोड़ेंगे तो ऊपर हमारा राशियों का योग हो जाएगा। और राशियों की संख्या तो कितने छात्र और कितनी छात्रा है वो जोड़ेंगे तो हो जाएगी राशियों की संख्या। तो इस प्रकार से हम औसत निकाल सकते हैं। अगला है हमारा औसत का टाइप सेकंड। अब तक हमने टाइप ए की पढ़ा है जिसमें डायरेक्ट आंकड़े दिए हो तो हम आराम से औसत की याद कर सकते हैं, उनको जोड़ेंगे और वो कितने हैं उनका दे देंगे भाग। और दूसरा टाइप हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसी पर बेस्ड था वो, तो कि भाई अगर हमको औसत दिया है और संख्या पता है तो उन सभी का योग निकालना है ना, या राशियों का योग निकालना है, तो हम क्या क्या करेंगे संख्या को औसत से क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे। अगली टाइप है अगर समान अंतर की श्रृंखला हो, समान अंतर की श्रृंखला तो औसत, श्रृंखला हो तो औसत। और वैसे जो साइंस स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या हो गया होती है, एक समान अंतर की श्रृंखला ही तो होती है, एक समान अंतर के साथ पदों को लिखा जाता है। तो मैंने कहा जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब मैं पूछूं आपको इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पीछे पढ़ा है उस विधि से नहीं निकाल सकते, आराम से आप इन सबको ऐड करके 5, टोटल संख्या 5 है तो 5 का भाग लगोगे तो आपको औसत मिल जाएगा। लेकिन एक थोड़ा आसान मतलब और जल्दी करने का तरीका है, आप देखोगे कि 3 और 2 में कितने का अंतर है, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का अंतर, और 7 और 9 में 2 का, 9 और 11 में भी 2 का अंतर। तो इन सभी का अंतर क्या है समान है, तो मैंने भी यही लिखा है जब समान अंतर की श्रृंखला हो तो औसत। तो कैसे निकलता है औसत कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, तो औसत सही हमें। तो प्रथम संख्या कौन है 3, अंतिम संख्या कौन है 11 बट्टा 2, यानी कि 14 बट्टा 2, 14 में 2 का भाग 7 बार। तो ये जो मध्य पद होता है ना वही क्या होता है, या तो आप ऐसे, इसके भी और ज्यादा ट्रिक है कि पहली विधि तो ये होगी कि प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़ो और 2 का दे दो भाग, तो आपका क्या निकल जाएगा औसत निकल जाएगा। दूसरा ये है जब समान अंतर की श्रृंखला हो तो उसका जो मध्य पद होता है ना वही क्या होता है औसत होता है, मध्य पद ही औसत होता है, औसत होता है। तो कौन सा है मध्य पद 7 है, देखो आप, ये गया ये गया ये गया ये गया, फिर मध्य में यही तो बचा एक साथ, और वो हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा।
जैसे एक और श्रृंखला डायरेक्ट, जैसे देखो आप, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब मैं आपको पूछूं इसका औसत, तो आप कहोगे जो मध्य का पद है वही क्या है, इसका औसत है। पहले तो डायरेक्ट देख के ही पता लगा सकते हैं हम। दूसरा क्या भाई, मैं विधि से करूंगा, तो विधि विधि क्या कहती है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी 14 और 2 12 और 4 16 बटा 2, यानी कितने हो गए 8। तो निकला कि नहीं निकला औसत 8। तो जो समान अंतर की श्रृंखला होती है उसका जो मध्य पद होता है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। देखो इस पर आधारित प्रश्न कि साली संख्या का औसत ये निकाला गया, छोड़ो ये सवाल इस पर नहीं है, समान, ये अलग था इसका टॉपिक, समान अंतर की श्रृंखला ये रही, इसका पूछा आपको औसत। तो आप कहोगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और पूछा क्या है, इसका औसत पूछा। आप अंतर देखो, इनमें अंतर 2 का, इनमें अंतर 2 का, इनमें अंतर 2 का, इनमें भी 2 का, फिर 11 13 2 का, 13 15 2 का, 13 17 2 का। इन सभी में आप देखोगे किसका अंतर है, 2 का अंतर है। और पूछा है हमें औसत। मैंने कहा जब समान अंतर की श्रृंखला हो तो हमें प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ो और उसके अंदर भाग दे दो किसका, 2 का। तो प्रथम संख्या कौन है 3, अंतिम संख्या कौन है 17, भाग देना है किसका 2 का। फिर 17 और 3 कितने हो गए 20 बट्टा 2, यानी क्या आंसर है आपका 10। क्या मैंने कहीं गड़बड़ की है क्या, 30, हाँ 20 बट्टा 10 और हाँ ठीक है 10, जो कि आपके ऑप्शन में क्यों नहीं है, फिर 3 7 5 11 होना चाहिए ना यही। तो 20 बट्टा 2 यानी कि 10 हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो। और आपको एक यहाँ से डाउट आएगा, सर ने अभी अभी तो आपने कहा था कि अगर समान अंतर की श्रृंखला हो तो उसका मध्य पद क्या होता है, औसत होता है। अब 10 तो इसका मध्य पद थोड़ी ना है, तो वो कब लागू होता है, उसमें भी कंडीशन है कि जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो। अब यहाँ देखो पदों की संख्या सम है, देखो 2 3 4 5 6 7 और 8 सम है कि नहीं है। और पिछले सवाल में देखो आप, पदों की संख्या क्या थी उन सभी में, विषम थी। आप देख के देख लो, 2 3 4 और 5, यहाँ भी देखो 3 और 2 5, तो विषम होती है तो मध्य पद निकालना आसान होता है। जैसे मैं आपको कोई भी कह, जैसे 1 2 3 4, तो अब इनका मध्य पद क्या होगा, नहीं निकाल सकते ना। जबकि मैं कहूँ 1 2 3 4 और 5, तो इनका इनका मध्य पद निकाल सकते हो, और वो कौन है 3 है। तो जब पदों की संख्या विषम होगी तो सीधा सीधा दिख जाएगा, और जब पदों की संख्या सम होगी तब आपको प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है और किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो आपका औसत निकल जाएगा। अगला, इससे पहले देखो, अगला देखो, जब टाइप नंबर 3, जब गलत राशि या आंकड़ा प्रविष्ट हो जाए तो औसत, तो सही औसत होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि राशियों की कुल संख्या है, आपको चाहिए क्या, सही औसत। तो सही औसत चाहिए, सबसे पहले तो हम राशियों का योग निकालेंगे, फिर उन योग में हमें जोड़ना था उसे जोड़ेंगे और नहीं जोड़ना था उसे घटाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि संख्या, जितनी राशि संख्या को गुणा कराएंगे हम औसत से, तो हमें मिल जाएगा राशियों का योग। पिछली पढ़ा था हमने टाइप मतलब फर्स्ट के बाद जस्ट, कि जब हमें राशियों की संख्या चाहिए होती है तो हमें क्या करना है कि राशियों की संख्या का योग चाहिए होता है, तो जितनी संख्या है उनको गुणा करा दो किससे, औसत से। फिर आपको जो अंक जोड़ना था वो आप लिख दो, सही अंक या सही राशि, और जो नहीं जोड़ना था वो गलत अंक या गलत राशि को आप क्या क्या कर दो, घटा दो। जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे देखो 10 राशियों का औसत 7 है। बाद में पता चला कि अंक 4 के स्थान पर गलती से 6 लिख दिया, तो सही औसत होगा। तो क्या कहा है कि कुल राशि कितनी है
10 है और औसत कितना है 7 है। तो मैंने कहा राशियों का योग निकालना है, तो हमें संख्या को गुणा कराना किससे 7 से। तो ये तो हो गया राशियों का योग। अब उसमें हमें क्या जोड़ना था, 4 जोड़ना था तो +4, क्या नहीं जोड़ना था, 6 नहीं जोड़ना था तो -6। तो अब जो आपको मिलेगी वो तो मिलेगी राशियों की एक वास्तविक संख्या, राशियों का जो सही योग है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप कहोगे 7 × 10 70 +4 -6, यानी कि पहला कर दो जोड़ 74 -6, तो पीछे कितने बच गए भाई 68 बच गए। ये तो क्या है संख्या राशियों का योग, हमें चाहिए क्या औसत। और औसत के लिए क्या करना होता है कि राशियों का योग बट्टा उनकी संख्या, अब राशियों का योग जो सही योग है वो क्या है 68। अब राशियों की संख्या कितनी है, वही है 10 राशि, तो ये रही 10। तो 68 में देना है 10 का भाग, तो नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या के बाद ऊपर क्या लगवा देना में 10, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद तो 8, एक संख्या के बाद मतलब 8 के बाद तो 6.8 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाना था, ये तो मैंने समझा। आप अगर कैसे जैसे कोई संख्या आपके पास 328, उसमें भाग देना किसका 100 का, तो नीचे 2 जीरो, तो 2 अंकों के बाद आपको क्या लगाना है दशमलव लगाना है, तो 2 अंकों के बाद आपको क्या लगाना है दशमलव, और 3 जीरो होते तो 3 अंकों के बाद 4 जीरो होते तो 4 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना होता था। तो यहाँ 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो जब गलत आंकड़ा प्रविष्ट हो जाए तो सबसे पहले तो कितनी संख्या है, उन राशियों की संख्या को हम गुणा करवाते किससे औसत से, तो हमें मिल जाएगा राशियों का योग जो हमने गलत आंकड़ा प्रविष्ट किया उसके बाद। फिर हमें ये तो था जोड़ना और ये था नहीं जोड़ना, तो जो जोड़ना था उसको कर दो प्लस और जिसे नहीं जोड़ना था उसे कर दो माइनस, तब आपको एक वास्तविक राशियों का योग मिल जाएगा। फिर हमें पूछा है सही औसत, तो वास्तविक योग बटा उनकी संख्या, तो वास्तविक योग 68 और उनकी संख्या कितनी है 10, तो 68 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6.8। अगला सवाल देखो हमारा, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। तो ये कहा है संख्या कितनी है 40, औसत कितना निकाला गया 28, तो संख्या को गुणा कराते औसत से तो राशियों का मिलता है योग। फिर बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर क्या पढ़ दिया 79 पढ़ ली गई, तो बताओ औसत क्या होगा। तो हमें लिखना तो किसको था 39 को, लिख किसे दिया 79 को, तो ये तो लिखनी थी इसलिए प्लस, ये नहीं लिखनी थी इसलिए माइनस। तो अब आप करा दो इससे गुणा, 0 का तो 0, 32 असला की 3, 8 और 3 11, ये तो हो गई 1120 प्लस 39 माइनस 79। अब जोड़ दो इसी सबसे पहले तो 9 और ये जोड़ेगा तो 5, 1159 और उसमें से घटाना है 1159 में से घटाना किसे 79 को। आप ऐसे भी घटा सकते हो, डायरेक्टली घटाओगे तो 1080 आ जाएंगे 0, फिर आप इसमें से घटाओगे तो ये 0 और ये गए कितने रहेंगे पीछे 3 और 5 8 10 1008 रह जाएंगे पीछे। ये तो हमारा क्या गया हुआ कि संख्याओं का वास्तविक योग प्राप्त हुआ, और पूछा क्या हमें सही औसत पूछा है, तो ये तो वास्तविक योग प्राप्त हुआ है। हमें पूछा है औसत, औसत क्या होता है कि राशियों का योग बट्टा उनकी संख्या। अब राशियों का योग कितना प्राप्त हुआ हमें, वास्तविक योग 1080, संख्या कितनी है राशि तो हुई है 40, भाई एक जो हमने गलत लिखा था उसको हटा दिया और सही लिखनी थी उसको लिख दिया, तो इससे कोई 41 तो हुई नहीं, 39 तो हुई नहीं, 40 की 40 रही, जो गलत था उसे हटा दिया, सही था उसे रख दिया, तो कुल राशि होगी कितनी 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर ऊपर रहे 108 और उसमें भाग देना किसका 4 का, तो आप आराम से ऐसे 108 में 4 का भाग दे सकते हो। दिया 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक उठाए 10 में 4 का भाग 2 बार 8, फिर 10 में से 8 गए पीछे बचा 2 और फिर 8 को उतार दो 28, 7 बार गया 28 में से 28 गए पीछे कितना बचा 0, तो 108 में 4 का भाग दिया तो आंसर कितना है हमारा 27, यानी कि सी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल आप आराम से हल कर सकते हो और ऐसे सवाल आपके हर साल एग्जाम में आते हैं, तो इस बार उम्मीद करते हैं ऐसे ही आए कुछ। 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है 23 निकाला गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 67 के स्थान पर 87 पढ़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है। 20 संख्याओं का औसत कितना निकाला 23, तो मैंने कहा पहले उनका योग निकालो, तो योग निकालने के लिए संख्या को गुणा करते हैं हम किससे औसत से, तो ये तो आ जाता उनका योग। फिर हमें
67 तो लिखना था और 87 नहीं लिखना था। जिसे लिखना था उसे तो करते हैं ऐड, और जिसे नहीं लिखना था उसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर आप करवा दो गुणा, ये तो हो गए 460 प्लस 67 माइनस 87, फिर जोड़ दो आप, 0 में 7 जुड़ेगा 7, 6 में 6 12, हाथ लगी 527, और उसमें से घटाना किसको, 87 को। 7 में से 7 गया 0, फिर इसमें से नहीं जाएगा, उधर लेंगे 12 4 4, यानी कितना आ जाएगा 440। ऐसे आप घटाव तो कर ही सकते हो, बार बार ऐसे घटाव कराना अच्छी बात नहीं भैया ना। तो 440, तो ये तो हमारा क्या हुआ, वास्तविक योग प्राप्त हुआ। वास्तविक योग जो हकीकत में हमें प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो गया। और पूछा क्या हमें, उनका सही औसत पूछा है। तो औसत क्या होता है कि योग बटा उनकी संख्या। तो योग तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 440। अब राशियों की संख्या कितनी है, 20 ही है, क्योंकि भाई जो गलत था उसे हटा दिया, सही था उसे ले आए। तो 0 से 0 कट जाएगा, जब अंश और हर में 0 होता है इकाई अंक, तो वो आराम से कट जाता है। तो फिर पीछे रहा 44 में भाग देना है 2 का, कितना आ जाएगा 22। ये तो आपको देना आता ही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है। अगला देखो, अगला, हाँ ये जो हमने बीच में ऐड किया था इसे आगे देखो। अगर आपको ऐसा कहा जाए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 तो हमने पढ़ ली, टाइप नंबर 4, चौथे टाइप से आप औसत कैसे निकाल सकते। अगर आपको कहा जाए कि n संख्याओं का, n कितनी भी 10 15 20 25 n मान लिया, n संख्याओं का औसत x बार है। अब औसत का जो प्रदर्शन x बार से, औसत x बार है यदि प्रत्येक संख्या में a जोड़ा जाए तो नया औसत होगा। तो अब प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ा जाएगा तो औसत में भी 1 जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, नया औसत हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, जैसे 10 संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो नया औसत होगा। अब प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने के बाद नया औसत क्या होगा, मैंने ऊपर लिखा है ये कि n संख्या है, अगर उनका औसत क्या है, x बार है, और प्रत्येक संख्या में, ध्यान रखना किसमें, प्रत्येक संख्या में ये जोड़ा जाता है तो औसत की वृद्धि भी प्लस ये हो जाएगी। 1 जोड़ेंगे तो औसत में भी ये जो औसत प्राप्त होगा वो भी क्या हो गया होगा, जितना आपने जोड़ा उतना अधिक प्राप्त होगा। तो मैंने कहा औसत कितना है, 15 है। प्रत्येक संख्या में जोड़ा किसे, 7 को, पूछा क्या है, नया औसत। तो जो नया औसत होगा तो उसमें भी 7 जुड़कर मिलेगा हमें। तो 15 और 7 कितने हो गई, 22। तो अगर प्रत्येक संख्या में a जोड़ा जाता है तो नया औसत भी क्या होगा, a जुड़कर प्राप्त होगा। अगला इसी पर देखो, यदि प्रत्येक संख्या में से a को घटाया जाता है, a को घटाया या कम किया जाता है, घटाया जाता है तो नया औसत होगा। अब प्रत्येक संख्या में एक कम करो तो जो वास्तविक औसत हमने पीछे पढ़ा x बार, अब एक कम करो तो औसत में ये कम कहीं हुई, कम हुई। जैसे मैं तो सवाल बताऊँ एक, जैसे 10 संख्याओं का औसत 25 है यदि प्रत्येक संख्या में से 5 कम किए जाते हैं तो नया औसत होगा। अब प्रत्येक संख्या में 5 कम हुए तो औसत में भी कहीं हुई 5 कम हो जाए। औसत कितना है, 25, वहां तो हमने माना भाई कितना है, तो 25। अब 5 प्रत्येक संख्या में कहीं हुए 5 कम हुए तो औसत में भी 5 कम हो जाए, कितना आ जाए औसत, 20 आ जाएगा। तो जो नया औसत प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यही बात गुणा और भाग के लिए भी लागू होती है। अगर प्रत्येक संख्या को आप इसे गुणा कराओगे तो औसत भी 1 गुणा बढ़ जाएगा, और प्रत्येक संख्या में a का भाग दोगे तो औसत भी प्राप्त होगा उसमें a का भाग
मतलब 1 का भाग देने के बाद जो औसत मिलेगा वही आपका क्या होगा, नया औसत होगा। जैसे लिखो आप इसमें गुणा और भाग दोनों साथ लिख देते हैं। यदि प्रत्येक संख्या को a से गुणा करवाया जाए तो औसत, तो जो आपका जो औसत होगा ना वो भी क्या होगा, a से गुणा होगा। फिर अगला, यदि प्रत्येक संख्या में a का भाग दिया जाए तो औसत, तो प्रत्येक संख्या में अगर आप a का भाग दोगे तो आपका जो औसत हो जाएगा उसमें भी a का भाग जाएगा। मतलब a का औसत में डायरेक्ट आप a का भाग देके उसका नया औसत प्राप्त कर सकते हो। अब देखो इन चारों पर आधारित प्रश्न देखो भाई, अगर a जोड़ोगे प्रत्येक संख्या में तो औसत में भी a जुड़ेगा, प्रत्येक में से a घटाओगे तो औसत से भी a घटेगा, और प्रत्येक को a से गुणा कराओगे तो औसत भी a से गुणा होगा, प्रत्येक में a का भाग दोगे तो औसत में भी a का भाग लगकर हमें नया औसत प्राप्त होगा। प्रश्न है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 13 है, और यदि प्रत्येक संख्या में से 2 को घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। तो नए औसत में से भी 2 घट जाएगा, तो 13 में से 2 गया, पीछे कितना बचा, 11। डायरेक्टली आराम से सवाल आप स्पीडली कर सकते हो। अगला सवाल, 19 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो जो नया औसत होगा वो भी क्या होगा, 3 से गुणा होकर प्राप्त हो गए। 12 हाथ लगी 1, 3 और से 72, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। भाई प्रत्येक संख्या को ए से गुणा करोगे तो जो आपका नया औसत होगा ना वो भी ए से गुणा होकर प्राप्त होगा। अगला देखो, 2 संख्याओं का औसत m है और 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है, माना। देखो 2 संख्या, सबसे पहले तो माना 2 संख्याएं a, b है, दिया क्या है, औसत दिया है, उनका औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, m दे रखा है। औसत कैसे निकालते हैं हम, कि संख्याओं का योग बट्टा उनकी संख्या, योग तो यानी a प्लस बी, और कितनी है, 2 है, तो बट्टा 2 बराबर m। तो a प्लस बी का मान कितना मिलेगा, ये इसके भाग में है तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में, तो 2 गुणा m कितने हो गए, 2m हो गए। और प्रश्न में दिया है एक संख्या कौन है, n है, तो दिया है एक n है, मतलब मान लो b है वो n है, bn दिया है कि भाई कोई एक संख्या क्या है, n है, तो रख दो मान। तो a प्लस n बराबर 2m, हमें चाहिए a का मान, 2 इस तरफ प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2m माइनस n, तो जो दूसरी संख्या होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 2m माइनस n, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो ऐसे मतलब 2 संख्या माना हमने a और b है, औसत दिया है m, तो a प्लस बी बट्टा 2 बराबर m, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और वही तो होता है औसत, यही किया हमने, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर a प्लस बी का मान कितना मिल गया, 2m मिल गया। अब कोई एक संख्या दे रखी है, हो सके आप एक की जगह मान रख दो n, या फिर 2 की जगह, कहा नहीं है ना, पहली दी या दूसरी दी, तो हमने किसी एक की जगह मान रख दिया n, तो हमें चाहिए दूसरी, तो औसत में से आप n को घटाओगे तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। ऐसा थ्योरेटिकल सवाल है। अगला देखो हमारा, जैसे आपको ऐसा पूछा जाए, ऐसा मतलब प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं, ए बी सी का औसत 20 है तथा बी सी डी का औसत 30 है, यदि डी बराबर 10 हो तो ए का मान होगा। मतलब आपको कोई 3 राशि दे रही, क्योंकि 3 4 जितने भी उनका औसत दिया होगा, फिर उस दूसरी दे रही क्योंकि उनका औसत दिया होगा, हो सकता है उनमें से किसी एक का दे भी दे और ना भी दे, और किसी एक का पूछा जाएगा, ये जरूर एक का पूछा गया है। तो सबसे पहले जो का है वो देखो, ए बी सी का औसत कितना है, 20 है, तो ये लाइन पढ़ो, तो ए और बी सी का औसत 20 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3, राशियों का योग बटा उनकी संख्या, यही तो होता है औसत, और औसत का मान दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है। अब हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी का योग, अब 3 इसके भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 गुणा 3,
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 गुणा 3 कितने हो गए 60 हो गए। तो एक तो मिल गया आपको ये कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। अगला क्या कहा है कि बी सी डी का औसत कितना है 30 है। तो निकालो बी प्लस सी प्लस डी बट्टा 3 राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, वही तो होता है औसत, और उसका मान दिया है कितना दिया है 30 दिया है। तो अब पिछले सवाल हम क्या करते थे कि हमें औसत पूछा होता था और वो राशियाँ दी गई होती थी तो हम उन्हें जोड़ के भाग देते थे। अब हमें राशियाँ नहीं दी गई है तो हम राशियों का योग प्राप्त करने के लिए औसत को किससे गुणा कराएंगे उनकी संख्या से। ये तो मेथड होता है। तो बी प्लस सी प्लस डी बराबर, अब 3 इस तरफ भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, 30 को गुणा कराओ आप 3 से कितने हो गए 90। तो बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया 90 आ गया। और हमें पूछा किसका मान है ए का मान पूछा है। अब आप आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे तो आप कहोगे सर क्या समीकरण बना रहे हो, तो ऐसे सवाल ऐसे होते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हमें इसमें से एक में से 2 को घटाना है, एक में से 2 को घटाना है। घटेगी कैसे, देखो कि ये जो बराबर का इस तरफ वाला भाग है उसमें से ये भाग घटेगा और उस तरफ वाले भाग में से उस तरफ वाला भाग घटेगा। तो घटाओ, आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी और इसमें से घटाना है किसे बी प्लस सी प्लस डी को, बराबर के इस तरफ वाले भाग में से इस तरफ वाला भाग और उस तरफ वाले भाग में से उस तरफ वाला भाग, यानी कि 60 में से घटाना आपको किसी 90 को। फिर घटाओ आप कहोगे ये जो माइनस है बाहर, इस माइनस का गुणा सबके साथ होगा। और मैंने एक दिन आपको चिन्हों का गुणा सिखाया था, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर इस माइनस का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो आप कहोगे सर ये तो बचा ए प्लस बी प्लस सी, अब माइनस का गुणा करा दिया प्लस बी के साथ तो माइनस बी, माइनस का गुणा करवा दिया प्लस सी के साथ तो माइनस का सी, और माइनस का गुणा करवा दिया प्लस डी के साथ तो माइनस का डी। और बराबर उस तरफ हमें 60 में से 90 को घटाओगे तो पीछे बचेगा -30। ये प्लस का तो ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, यानी कि a माइनस डी बराबर माइनस का 30। डी का मान थोड़ा बड़ा दो है ना, माइनस मारा है आंसर, तो डी का मान करते आप 40, ऐसे ही डी का मान 40 है। तो a माइनस डी बराबर क्या हो गए 30 हो गए माइनस के। पूछा किसे हमें a को, और d का मान हमें दिया है, रख दो इसमें मान। आप कहोगे a माइनस डी का मान कितना दिया परसेंट में 40 बराबर माइनस का 30। अब 40 इस तरफ तो माइनस के, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, तो a बराबर 40 और माइनस के 30। 40 में से 30 को घटाओगे पीछे क्या बचेगा 10, तो a का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपको ऐसी ए बी सी कुछ संख्या दे रखी होगी, बी सी डी संख्या दे रखी होगी, उनका औसत दे रखा होगा और उनमें से किसी एक संख्या को पूछा होगा। तो करने का तरीका यही है कि जो दिया है उसे मतलब देखो, आप ये तो भाषा है, भाषा को आप ऐसे सूत्र में डिनोट करो कि औसत 20 है, तो औसत कैसे निकालते हैं कि उनका योग बटा उनकी संख्या बराबर औसत होता है, और औसत का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी, ये इसकी गुणा में तो उस तरफ भाग में तो उस तरफ गई तो गुणा में, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 60 और इसका मान आ गया 90। फिर हमें क्या क्या करना है, एक में से 2 को घटाना है, तो हमें एक a और d में कोई समीकरण मिल जाएगी, d का मान हमें दिया है रखेंगे, तो फिर हमें किसका मान मिल जाएगा a का मान मिल जाएगा। देखो इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, देखो ये प्रश्न, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो सोम यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत है, मतलब इनका योग बटा इनकी संख्या, इनके तापमानों का योग बटा इनकी संख्या। तापमानों की पता नहीं है, लेकिन संख्या पता कितने है 3 है, बटा 3 औसत होता है बराबर, और औसत का मान कितना कितना दे रखा है 40 दे रखा है। फिर 3 इस तरफ तो है किसमें भाग में, तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में, तो m प्लस टी प्लस डब्ल्यू बराबर 40 गुणा 3। तो आप कहोगे सर मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान है उसका योग आ जाए कितना आ जाएगा 120, और इसे नाम देना है समीकरण 1। अगला हमें पूछा है कि मंगल बुध और गुरु यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, और इनका जो औसत है मतलब इनका योग बटा इनकी संख्या, यही तो होता है औसत, और औसत कितना 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 दिया है 41। 3 इस तरफ है भाग में तो उस तरफ जाएंगे तो गुणा में, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर कितने हो जाएंगे 41 गुणा 3। तो आप कहोगे सर टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच बराबर 123, ये आपकी बन गई समीकरण 2।
अब क्या है कि इसमें से गुरुवार का तापमान दिया है, मतलब टीएस का मान दिया है। टीएस का मान कितना दिया है? टीएस का मान दिया है 40। और पूछा किसका मान है? सोमवार का, यानी कि एम का मान हमें पूछा है। अभी हमने पढ़ा था दो समीकरण बनाते हैं, फिर समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाते हैं। तो घटाओ, आप कहोगे समीकरण एक या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, एक में से दो को घटा रहे। अब घटेगी कैसे कि बराबर के इस तरफ वाले भाग में से इस तरफ वाला भाग, इस तरफ वाला भाग कौन है? ये है कि एम प्लस टी प्लस डब्ल्यू, उसमें से घटाना है किसे? इस तरफ वाले भाग को। तो टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एस, और बराबर के उस तरफ क्या होगा? इस वाले में से इस वाला, यानी कि 120 माइनस 123। अब इसमें से क्यों नहीं घटा रहे? क्योंकि हमने लिखा क्या है कि एक में से दो को घटा रहे। तो एक का इस तरफ वाला भाग ये है, तो बी का दूसरे के इस तरफ वाला भाग ये है, तो इस वाले भाग में से ये घटाएंगे और इस वाले में से ये घटाएंगे। तो हम देखेंगे कि अभी माइनस है, और मैंने चिन्हों का गुणा आपको समझा है कि माइनस की संख्या कोष्टक लगाए, इसका मतलब गुणा 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 होगा। यह संख्या नहीं है तो कौन है? चिन्ह है, तो चिन्ह का गुणा करो आप। तो माइनस का गुणा पहले टी के साथ, फिर डब्ल्यू के साथ, और फिर टी एस के साथ। तो एम प्लस टी प्लस डब्ल्यू, माइनस का गुणा टी के साथ तो माइनस टी, माइनस का गुणा डब्ल्यू के साथ तो माइनस डब्ल्यू, और माइनस का गुणा टी एस के साथ तो माइनस का टी एस, बराबर 120 में से 123 के पीछे बचे माइनस के 3। आप कहोगे सर टी से तो टी कैंसिल आउट, ये प्लस का नहीं माइनस का। आपको कहे प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, तब प्लस 2 माइनस 2 कट के क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। फिर प्लस का डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू हो गया 0, तो पीछे बचा एम माइनस टी एच, बराबर कितने आ गए? माइनस के 3। और टी एच का मान प्रश्न में दिया है, कितना दिया है? 40, यानी कि गुरुवार का तापमान प्रश्न में दिया है। तो एम माइनस गुरुवार का तापमान 40 बराबर माइनस के 3। ये है इधर माइनस के, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के। तो एम बराबर माइनस 30, 3 प्लस 40, तो एम बराबर प्लस के 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो डिग्री सेल्सियस और 37 ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ऑप्शन। अगला देखो कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है? 62 किलोग्राम है, के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का औसत कितना है? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले देखो 18 व्यक्ति, मानो कोई व्यक्ति x1, x2, x3, ये बहुत सारे 18 व्यक्ति है, वो कौन है? 62 किलोग्राम के। मतलब एक व्यक्ति का वजन ये है, इसका ये है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, यूँ करते करते 17 तक तो यू एक्स के पदों में पता नहीं हमें, लेकिन 18वें का पता है, वो कितना है? 62। इनका वजनों का योग बट्टा वजनों की संख्या, यही तो होता है हमारा औसत। और दिया है कि वजन कितना है? पता नहीं, तो एक्स औसत कितना है? एक्स हमने ये माना है। तो प्रश्न में दिया नहीं है कि इनका औसत कितना है, तो हमने माना कितना है? एक्स है। दूसरा सवाल क्या कर, अब फिर इनकी योग निकाल दो आप कि x1 पहले का वजन, दूसरे का वजन, डॉट डॉट डॉट, जब 62 जुड़ा होगा उस समय सभी का वजन कितना होगा? 18 गुणा एक्स कितना हो गई? 18x। इसे नाम दे दो आप समीकरण 1। दूसरा पूछा है कि उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। 17 तो एज इट इज रहे, ये की x1 x2 और 17 तक तो एज इट इज है, लेकिन जो 18वां है वो कोई दूसरा आ गया, माना कौन आ गया? y आ गया, बट्टा उनकी संख्या, भाई औसत निकालते हैं तो उनकी संख्या। अब दूसरा आया है तो 17 और एक और आगे, मतलब 18 का तो क्या रहे? 18 ही रहा, संख्या तो क्या रही? 18 की 18 रही। तो इस वजह से क्या हो गया हुआ कि उनके भार में कितनी वृद्धि हो गई? 500 ग्राम की। तो वृद्धि औसत, उनके औसत भार में 500 की, पहले तो औसत कितना था? x था, अब x में वृद्धि कितने की हो गई? 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो x प्लस 500 कब हुई? कि जब 62 के स्थान पर कोई दूसरा आया तो हमने उसका औसत निकाला, तो हमें क्या मिला कि जो वास्तविक औसत था हमारा जब 62 जुड़ा हुआ था उससे कितना अधिक मिला? हमें 500 ग्राम अधिक मिला। और प्रश्न में पूछा है कि उस नए व्यक्ति का हमें क्या बताना है? वजन बताना है। तो मैंने कहा सबसे पहले इन सबका निकाल दो आप योग कैसे निकलेगा कि इस संख्या को आप गुणा कराओगे किससे? औसत से। तो पहले का वजन x1, दूसरे का x2, ऐसे ऐसे x 17 तक, और 18वें का हमें पता नहीं है y, भाई 17 तक तो सेम टू सेम है, सेंज कौन हुआ? एक 18 हुआ y, तो बराबर 18 गुणा x प्लस 500 करवा दो आप गुणा कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस y बराबर 18 का गुणा x के साथ तो 18x, 18 का गुणा 500 के साथ तो 90, यानी कि 90 तो हो गई, ये 18 को 5 से गुणा कराए 2 0 और मतलब 9000। अब 9000 ग्राम है तो कितना किलो हुई? हर पूरी बात पर कितना हो रही है? किलोग्राम हो रही है।
और यहाँ कितना आया 9000 ग्राम आया। तो 1000 ग्राम में 1 किलो, फिर 9000 ग्राम में 9 किलो, तो प्लस 9 kg। आई बात समझ आपको। यहाँ मैंने इसको परिवर्तन किया है भाई, 18 गुना आपने करवाया 500, तो आपको मिला 9000 ग्राम। तो ग्राम में बात हो नहीं रही है, बात हमारी सारी किस में हो रही है, किलो में हो रही है। तो फिर इसको मैंने बदल के क्या लिख दिया, 9 kg लिख दिया। तो 18x प्लस 9 kg। कहने का मतलब जब 62 के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आया तो उनका जो औसत वजन है, पहले तो कितना था x, अब वो कितना बढ़ गया 9 किलो और बढ़ गया, और उनका योग मतलब ये आने पर उनका योग कितना बचा 9 बढ़ा। पहले योग कितना हुआ 18x, अब 18x में क्या जुड़ गया 9 जुड़ गया। इसको नाम दे दो आप समीकरण 2। अब हमारा वही पैटर्न कि समीकरण 1 में से किसको घटाना है, समीकरण 2 को घटाना है। तो घटाओ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को। ये तो पूरी मैथ वाली बात हो गई है ना। समीकरण 1 में से घटाना है किसे, समीकरण 2 को, या 1 में से घटाना 2 को। घटाओ आप कहोगे इस तरफ तो ये वाला पोर्शन है x1 x2 x3 x4 x17 तक प्लस है 62, बराबर के इस तरफ में से बराबर के इस तरफ वाला घटाओ, तो ये है x1 x2 प्लस डॉट डॉट, जो हमने 18वां चेंज किया वो क्या है y माना हमने। ये सारे सपोज किए भाई, x भी हमने माना है और y भी हमने माना है। तो बराबर के इस तरफ वाले भाग में से इस तरफ वाला घटा दिया, फिर उस तरफ वाले, उस तरफ कितना है 18x, और उसमें से घटाना है ये। तो 18x में से घटाना है किसको, 18x प्लस 9 को। तो घटाओ आप, फिर माइनस के चिन्हों का गुणा सबके साथ होगा इनके, करवा दो आप कहोगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस 62, तो माइनस x1 माइनस x2, यहाँ होगा कोई माइनस x3 डॉट डॉट, ये हो जाएगा माइनस का y, सभी के साथ माइनस का गुणा होगा। सारे प्लस के पद है, और अगर आप माइनस से कराओ गुणा तो सारे पद किस में बदल जाएंगे, माइनस में। बराबर आप कहोगे 18x, अब इस माइनस का भी गुणा दोनों के साथ होगा, तो माइनस का गुणा प्लस 18x के साथ तो माइनस का, और माइनस का गुणा माइनस 9 के प्लस 9 के साथ तो माइनस के 9 हो गए। अब आप देखोगे ये x1 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ कोई रहा होगा x3 प्लस का, और ये x3 माइनस, कट जाएगा। ये तो सारे x17 तक तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर पीछे बचेगा यहाँ कौन 62, और यहाँ बचेगा माइनस का y। तो इस तरफ तो बचा 62 माइनस y, और उस तरफ कौन बचेगा 18 में से 18 कैंसिल आउट, पीछे बचे माइनस के 9। हमें चाहिए y का मान, तो y इस तरफ है माइनस का, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 62 बराबर माइनस 9 प्लस के y। अब हमें ये माइनस का 9 है, संख्याओं को एक तरफ भेज दो आप, इधर है माइनस के 9, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस के, आप कहोगे 62 प्लस के 9 बराबर y, यानी कि y का मान है 62 में 9 जोड़ो कितने हो गए 71। तो जो नया आया उसका वजन कितना था 71 kg था, यानी कि डी ऑप्शन। जब आपने 62 की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति लाके खड़ा किया जिसका वजन कितना था 71, तो आपका जो औसत है वो कितना बढ़ गया 500 ग्राम बढ़ गया। ऐसे करने होते हैं सवालों को भी हल। तो 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर दूसरा सेब रख देने से उसके औसत भार में 10 ग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताओ दूसरे सेब का औसत कितना, सेब का भार कितना या क्या है, दिया क्या है 15 सेब है, मतलब A1 एप्पल 1 है 2 है डॉट डॉट 14 तक तो हमें पता नहीं, लेकिन 15वीं का भार दे रखा है, कितना दे रखा है 250 ग्राम, बट्टा उनकी संख्या कितनी टोटल 15। तो उसका जो औसत है 15 सेबों का जो औसत है वो हमें पता नहीं है, तो हमें मानना है x। पिछले प्रश्न में भी हमें माना x। तो अब उनकी संख्या करो ज्ञात आप, उनके मतलब सेबों का जो कुल वजन होगा वो हमें चाहिए, तो हमें उसके जो औसत से गुणा करवा देंगे हम किसको, उसकी संख्या को। तो ये हो जाएगी 15x, इसे नाम देता आप समीकरण 1। यानी कि जो 15 सेब है उन सेब का जो योग है, वजनों का योग है वो कितना है 15x है। दूसरा क्या कहा है कि इस जो 250 ग्राम आपकी 15वीं सेब है 250, उसके स्थान पर आप कोई दूसरी सेब रख रहे हो, तो रखो। आप कहोगे ये 14 तो मैंने एज इट इज हुबहू रखी, लेकिन जो 15वीं सेब थी 250 ग्राम वाली उसके स्थान पे मैंने कोई दूसरी रखी, और वो कौन रखी y रखी, पता नहीं मेरे को। फिर उनका योग बटा उनकी संख्या वो क्या होता है, औसत होता है। अब औसत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, औसत में 10 ग्राम की क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ औसत था x, और इनका औसत होगा क्या 10 ग्राम की कमी के साथ। पढ़ा था हमने कि भाई अगर कमी होती है तो औसत में भी कमी होगी। तो औसत था x, और औसत में कितनी कमी होगी 10 की, तो पूरे औसत में भी 10 की कमी हो जाएगी। तो आप कहोगे A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस का y
बराबर 15 इस तरफ है गुणों में तो उस तरफ जाएगा, सॉरी भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुणों में, तो 15 गुणा x माइनस 10। तो आप कहोगे a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस y बराबर 15x और माइनस का 150, 15 गुणा इसके साथ और इसके साथ, ये बन गया आपकी समीकरण 2। अब हमें क्या करना है कि जो आपने समीकरण 1 बनाई उस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाओ, आप कहोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो करो आप, बराबर के इस तरफ वाला भाग ये है a1 प्लस a2 प्लस, ये तो 14 सेवा तक तो हम मतलब एक मान लिया हमने पता नहीं, लेकिन 15वीं सेवा का हमें पता कितना है 250, तो इस तरफ ये है ना 250, इस वाले भाग इस वाले समीकरण में से ये वाला घटाना है, मतलब इतने पोर्शन में से इतना पोर्शन जाएगा। तो माइनस घटाना किसे है, इसको, कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस y, इसे घटाना है। तो ये तो उस तरफ घट के बराबर के, इस तरफ क्या होगा कि इस तरफ जो है 15x उसमें से घटेगा ये वाला, तो 15x माइनस के 150, ये तो परसेंट में दिया है, फिर हमें घटाना है। तो आप कहोगे कि a1 प्लस a2 प्लस, ये तो एज इट इज, इनमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन इनमें माइनस चिन्ह का गुणा सबके साथ हो गया, तो माइनस a1 माइनस a2, यहाँ कोई माइनस a3, ऐसे माइनस होते रहते हैं, y भी किसका हो गया, माइनस का, और बराबर के उस तरफ 15x माइनस 15x हाँ 15x माइनस 15x, भाई माइनस का गुणा माइनस प्लस 15 के साथ तो माइनस के, और माइनस का गुणा माइनस 150 के साथ तो प्लस 150, फिर माइनस 15x से माइनस 15x कैंसिल आउट, फिर इस माइनस a1 से सॉरी प्लस a1 माइनस a1 कैंसिल आउट, प्लस a2 माइनस a2, यहाँ a3 यहाँ a4, ऐसे करते करते कहाँ तक 14 तक तो आपस में कट जाएंगे। फिर पीछे कौन बचेगा 250, और यहाँ बचेगा माइनस y, और उस तरफ 150, हमें चाहिए y का मान, y इस तरफ माइनस का, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो आप कहोगे 250 बराबर 150 प्लस का y। अब संख्याओं को एक तरफ भेज दो, 150 इस तरफ है प्लस के, इस तरफ आएगा तो माइनस का, यानी कि 250 में से घटाना है 150 को, बराबर y। हमें चाहिए y का मान, 250 में से 150 गए, पीछे बचे 100, तो जो y आपने दूसरा मतलब 250 ग्राम को हटा के उसकी जगह दूसरी सेव रखी थी, तो उसका वजन कितना था, 100 ग्राम था, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला सवाल देखो कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। तो 5 सदस्य मानो, 5 सदस्य की मतलब वहाँ आयु क्या थी, कोई किसी की 1 थी, बी थी, सी डी थी, ई थी। फिर ये तो आज की बात कर रहा हूँ, 5 वर्ष पूर्व, ये तो देखो आज वर्तमान आयु हमें चाहिए 5 वर्ष पूर्व, तो प्रत्येक में से 5 घटा दो, a माइनस 5, बी माइनस 5, सी माइनस 5, डी माइनस 5 और ई माइनस 5। ये आयु कब की है, 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु, और उसी का ही तो औसत हमें दिया है, 5 वर्ष पूर्व की आयु का औसत दिया है, तो 5 वर्ष पहले की आयु को जोड़ेंगे और उनकी संख्या, उनका योग बटा उनकी संख्या बराबर जो औसत दिया है उसे बराबर कर देंगे, यानी कि a माइनस 5, बी माइनस 5, इनको जोड़ो आप, प्लस सी माइनस 5 प्लस डी माइनस 5 प्लस ई माइनस 5, बट्टा उनकी संख्या कितनी है 5, बराबर किसके करना है, औसत के, और वो कितना दिया है 35। तो आप कहोगे ये तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और माइनस 5 माइनस के 10 माइनस के 15 माइनस के 20 और माइनस के 25, ये तो हो गए माइनस के 25 बट्टा 5 बराबर कितने हैं 35। अब 5 इस तरफ है भाग में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसी में बदल जाएगा गुणा में, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस 25 बराबर 5 गुणा 35, करवा दो गुणा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस 25, 5 से गुणा करा दो किसको आप 35 से, 25 के 5 से चलेगी तो 15 और 2 17, यानी कि 175। अब इस तरफ तो ये माइनस के 25, उस तरफ जाएंगे तो प्लस की, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 175 प्लस 25, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान कितना आ गया, 175 में 25 जोड़ोगे तो 200, ये आपकी कोई समीकरण बन गई एक। आगे क्या कहा है कि एक परिवार का मुख्य था, उसकी डेथ हो गई, तो उनकी औसत आयु अब भी कितनी है 35 है। अब एक कम कर दो, मानो किसकी ई की डेथ हो गई, तो पीछे कौन बचे ए बी सी और डी बचे, तो और उनकी आयु का औसत दिया है वर्तमान में कितना दिया है 35, तो निकालो औसत। औसत कैसे होगा
कि इनका योग बटा इनकी संख्या, और वो कितनी है 35 है। अब ये 4 इस तरफ किस में भाग में, उस तरफ जाएगा तो गुणा में। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 35 गुणा 4। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 35 मतलब कितना हो जाएगा 140। ये आपका बन गया समीकरण 2। अब हमें पूछा है जिसकी मृत्यु हुई है तो उसकी आयु क्या थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने समीकरण 1 बनाई है, कहाँ बनाई समीकरण 1, ये रही समीकरण 1। इस समीकरण 1 में से घटाना किसे, इस समीकरण 2 को आप घटाओगे, आप देखोगे कि डी तक तो सारे घट जाएंगे, पीछे कौन वन बचेगा, ये ई बचेगा और ई की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप कहोगे ए प्लस बी, 1 में से किसे घटाना है, 2 को घटाना है, सी प्लस डी प्लस ई, और इसमें से घटाना है किसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को घटाना है। तो बराबर के इस तरफ वाले में से इस तरफ वाला और उस तरफ वाले में से उस तरफ वाला, यानी कि 200 में से कैंसिल आउट हो जाएंगे 140। तो आप कहोगे ये तो रह गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, उसमें से घट रहा है माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, 200 में से गए 140, पीछे कितना बचा 60। तो ए प्लस का ए माइनस का कट गया, बी प्लस का बी माइनस कट गया, सी प्लस का सी माइनस कट गया, डी प्लस का डी माइनस का कट गया, यानी कि जो ई का मान आया है वो कितना आ गया 60 आ गया। तो जिसकी मृत्यु हुई थी तो उसकी जो आयु थी वो कितनी थी 60 थी। ऐसे आपको इन प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले तो आपको 2 समीकरण बनानी है, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, फिर आपको उनकी जो पूछा है वो आराम से मिल जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा आता है 7 संख्याओं का औसत कितना है 12 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं को औसत दिए है और अंतिम 4 संख्याओं को औसत दिए है तो चौथी संख्या कौन सी आपको क्या करना है बताना है। तो प्रथम 7 संख्या, मान लो 7 संख्या कौन सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एस, हो गई 7, ज़्यादा हो गई तो 3 और 4 7 हो गई। ये है 7 संख्या है, माना हमने, ठीक है 7 संख्या है माना। अब प्रश्न में क्या दिया है, उनका औसत दिया है, मतलब इनका योग बटा इनकी संख्या का मान दिया है। इनका योग बटा इनकी संख्या कितनी 7 और उसका मान कितना दिया है 12 दिया है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 7 इस तरफ है भाग में, तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो 12 गुणा 7 कितने हो जाएंगे 84, और इसे नाम देना आप समीकरण 1। ये हो गई 84 और ये हो गई आपकी समीकरण 1 बन गई, तैयार हो गई बन के समीकरण 1। अगला क्या कहा है कि प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है 10 है। प्रथम 4 संख्या कौन सी है, ये है। तो प्रथम 4 संख्या मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत दिया है, मतलब इनका योग बटा इनकी संख्या का मान दिया है, कितना दिया है 10 दिया है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 इस तरफ भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो 4 गुणा 10 कितने हो जाएंगे 40। ये आपकी बन गई कोई समीकरण 2। अगला क्या कहा है, अंतिम 4 संख्या का औसत कितना है 15 है। अंतिम 4 संख्या है तो आप कहोगे अंतिम 4 संख्या ये है और इनका औसत भी दिया है, तो निकाल दो आप औसत दिया है, इसका मतलब इनका योग बटा इनकी संख्या का मान दिया है और वो कितना दिया है 15 दिया है। तो यानी कि d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर ये इसका मान कितना हो जाएगा 1560, यानी कि समीकरण बन गई ये 3। तो पूरी संख्याओं का योग है 84, प्रथम 4 संख्याओं का योग 40, अंतिम 4 संख्याओं का योग 60, हमने ये निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि जो चौथी संख्या है, यानी कि किसके बारे में बताना है डी के बारे में बताना है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 और 3 को तो जोड़ो पहले तो समीकरण 2 प्लस 3 जोड़ो, दोनों भाग बराबर के उस तरफ वाले आपस में जोड़ेंगे, तो 2 का तो मान कौन सा है ये है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसमें जोड़ना है किसको इस तरफ वाले भाग को, तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर के भाग आपस में जुड़ जाएंगे, तो 40 प्लस के 60। तो आप कहोगे ये तो ठीक है, क्रम वही है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस डी को एक बार आप सबसे पीछे ले जाओ, e प्लस एफ प्लस जी प्लस का d बराबर कितना है 40 और 60 कितने हो गए 100 हो गए, और ये आपकी कोई समीकरण बन गई 4। ये बन गई समीकरण 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, तो आप देखोगे कि सर अगर मैं इसमें से उसको घटाऊंगा तो पीछे सिर्फ ये डी बचेगा, क्योंकि घटाऊंगा ना
तो वो सारे के सारे इस तरफ वाले हो जाएंगे माइनस के, तो ए भी माइनस का, बी भी माइनस का, सी डी ई एफ जी सारा माइनस के, तो माइनस माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे डी का मान मिल जाएगा। और पूछा क्या है प्रश्न में, चौथी संख्या, और चौथी संख्या कौन है, डी है, और तो डी का ही पूछा है तो डी हमें मिल जाएगी। तो अब हमें करना पड़ेगा क्या, समीकरण एक में से घटाना है किसको, 4 को। ए कौन है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, उसमें से घटाना है किसे, एफ प्लस जी, और उसमें से घटाना है मतलब माइनस करना है किसको भाई, 4 को। 4 कौन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस का डी, इसे आपको क्या करना है, घटाना है। तो इस वाले पोर्शन में तो इस वाला घट जाएगा, और बराबर के उस तरफ 84, और उसमें से घट जाएंगे कितने, 100 घट जाएगी। तब आप कहोगे सर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा ना, तो ये तो हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब माइनस का गुणा इन सब के साथ साथ होगा। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ और माइनस जी और माइनस के डी, और 84 में से ये गए, पीछे बचा माइनस का 16, ये बच गया। फिर आप कहोगे ए प्लस का ए माइनस का, बी प्लस का बी माइनस का, सी प्लस का सी माइनस का, डी प्लस का डी माइनस का, ई प्लस का और ई माइनस का, एफ प्लस का और एफ माइनस का, जी प्लस का जी माइनस का, पीछे बचा माइनस का डी, और उस तरफ बचा माइनस का 16। बराबर के दोनों तरफ अगर समान चिन्ह होते हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी का मान मिल गया कितना, 16। और यही हमें पूछा था चौथी संख्या का मान क्या है, तो हमने बता दिया चौथी संख्या का मान क्या होगा, 16 होगा। मानता हूँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इतना हार्ड आपका लेवल आता नहीं है, तो भी मैंने आपको करवा दिया कि इतना है तो फिर चौथी संख्या क्या होगी। आपके तो डायरेक्ट होगा कि 5 संख्या ये है, उनका औसत ये है, तो पहली 3 संख्या का औसत ये है, तो अंतिम 2 संख्या कौन सी होगी या 2 संख्या होगा योग कौन सा होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। फिर भी इतना हार्ड नहीं है, आप सोचते हो कर सकते हो आराम से, बट आप आर्ट स्ट्रीम से होंगे तो आपके लिए मुश्किल ये होगा कि समीकरण का नाम आते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, ये होता है ना। देखो आगे एक आता है मिश्रण नियम, इसी पर अगली टाइप है हमने मिश्रण नियम लास्ट टाइप है हमारी ना, मिश्रण नियम। तो मिश्रण नियम में हमारे क्या क्या होगा कि जैसे प्रश्न के माध्यम से समझते हो सवाल, जैसे मैं आपको कहूँ प्रश्न है, देखो कक्षा के छात्रों का वजन औसत वजन ये है, छात्रों का औसत वजन ये है, दोनों का औसत ये है, तो ठीक है। कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 kg है, तथा छात्राओं का इसे आप मतलब गणित रूप में करेंगे तो बहुत लेंथी होगा, इस वजह से मिश्रण नियम यहाँ आया है। तथा छात्राओं का औसत वजन 20 kg है, तथा कक्षा के सभी छात्राओं का औसत वजन भी दिया है, और वो दिया है 25, औसत वजन 25 kg है। कक्षा में कुल कितने छात्र छात्रा हैं, तो फिर कक्षा में भाई देखो सही होना चाहिए कैलकुलेशन में है ना, 15 और 30 20 दे रखा है ना, 5 10 15, ठीक है। कुल 150 छात्र छात्रा हैं, या कुल 150 विद्यार्थी है, तो आपको अलग अलग पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा छात्रों की संख्या, और दूसरा सवाल पूछा जाएगा क्या, छात्राओं की संख्या। तो क्या दिया सबसे पहले देखो, छात्रों का औसत दिया, देखो छात्रों का औसत वजन, और इस तरफ लिखना है छात्राओं का औसत वजन, और यहाँ लिखना है कक्षा का औसत वजन, कक्षा का औसत वजन मतलब कुल विद्यार्थियों का औसत वजन, ऐसे लिखना है आपको। इस पेज पे लिखो सबसे पहले, कितना दे रखा है
छात्रों का दिया है 15 और इनका 20 और इनका 25। आपने देखा छात्रों का औसत वजन था 15, छात्राओं का था 20, कक्षा के कुल था वो कितना था 25 था। कक्षा के कुल मेंबरों मतलब कुल विद्यार्थियों का कितना था 25 और छात्रों का 15 और छात्राओं का 20। तो मिश्रण नियम ये कहता है आप इसके सापेक्ष चलो कितना मान प्राप्त होता है इसके सापेक्ष, मतलब इनमें अंतर अंतर देखो कितने का है 10 का, 20 और 25 में अंतर कितने का है 5 का है। तो आप देखोगे यहाँ से आपको अनुपात प्राप्त हुआ 5:10 यानी कि 5/10। आप इसे 1/2 सरल अनुपात देख सकते हो क्योंकि इसमें 5 का भाग एक बार, इस 5 का भाग 2 बार, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ये तो आपका कुल हुआ अनुपात कि भाई कुल भार है उसमें किन 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 का कितना रोल है, छात्राओं का 1 और छात्रों का 2 भाग। तो अब जो आपने दिया है कुल भाग, कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी आपको पूछा मतलब पहला 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 सवाल क्या पूछा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा कि छात्रों के पक्ष में कितना है, भाई छात्रों के पक्ष में अनुपात कितना है। सबसे आगे हमने छात्रों के लिखा सरल अनुपात क्या है 1 है, छात्रों का तो 1 है। कुल अनुपात कितना है 1+2 है किसका कुल विद्यार्थियों का अनुपात है, कुल विद्यार्थी। भाई छात्रों का पूछा है तो छात्रों के पक्ष में कितना अनुपात है, कितना भाग है 1 भाग है, कुल कितना भाग है 3 भाग है, किसका है कक्षा में कुल विद्यार्थी है उनका। तो आप कहोगे 1/3 गुणा कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, कुल विद्यार्थी है 150, तो 1/3 गुणा 150। अब 3 का भाग 3 में 1 बार और 150 में 50 बार, तो जो छात्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी 50 होगी। अब पूछा है छात्राओं की संख्या, अगला किसका पूछा है छात्राओं की संख्या। तो छात्राओं की संख्या यानी कि छात्राओं के पक्ष में अनुपात, तो आप कहोगे 1:2 आ, तो छात्राओं के तो था 2, कुल कितना था 1+2 गुणा यहाँ क्या आती है कुल विद्यार्थी, ये अनुपात है किसका कि कक्षा में जितने विद्यार्थी है उनका। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने 150, तो आप कहोगे 2/3 गुणा 150, 3 का भाग 3 में 1 बार और 150 में 50 बार, तो आप कहोगे 2 गुणा 50 यानी कि 100। तो कक्षा में कुल छात्रा कितनी है 100 और छात्र कितने 50, तो 100 और 50 कितने हो गए 150 पूरे हो गए। इस वजह से ऐसे सवाल आपके एग्जाम आएंगे, वरना आप इसे करना चाहोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर मानना पड़ेगा इतना है इतना है। तो इसलिए मिश्रण नियम में क्या करते हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ का फिर उनका सम्मिलित कितना है उतना, फिर उनके सापेक्ष चलते हैं और उनका अनुपात निकालते हैं। फिर जिनका पूछा है तो उनके लिए उनके पक्ष में कितना है वो बटा कुल गुणा कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी वो हो सकता है इससे अगले सवाल में कहें कि आपको छात्राओं की संख्या दे रखी हो, किसकी छात्राओं की। तो छात्राओं की दे रखी कुल का पूछा होगा तो पहले आप लिखोगे छात्राओं की संख्या बराबर कितना पक्ष में अनुपात है बटा कुल अनुपात गुणा कुल विद्यार्थी, पता नहीं है रख दो मान। अब आपको पता कितना इसका मान रखोगे, फिर ये भाग वाले इसके गुणों में और ये गुणों वाले इसके भाग में, तो आपको कुल विद्यार्थियों का जो है संख्या है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा भी सवाल है आपकी इस पीपीटी में, देखो क्या है कि किसी विद्यालय में 225 छात्रों के औसत अंक कितने 40 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 45 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 25 है। देखो उत्तीर्ण का कितना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक है वो है आपके 45 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है आपके, वो है उत्तीर्ण होने वाले 45 और अनुत्तीर्ण होने वालों का 25 और कुल कितना है 40। उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो दोनों का कितना है 40 है। मैंने कहा जब ऐसे दे रखा हो भाई एक परतक दे रखा हो और पूरा भी दे रखा हो तो कौन सा नियम लगाना है मिश्रण का नियम, तो लगाओ मिश्रण का नियम। इसके सापेक्ष मान, तो इसके सापेक्ष मान 45 40 अंतर कितने का है 5 का, 25 और 40 अंतर कितने का है 15 का। तो आप कहोगे 15:5 यानी कि 15/5 सरल अनुपात में तोड़ा जा सकता है, इसमें 5 का भाग 1 बार और इसमें 5 का भाग 3 बार यानी कि 3:1। तो अनुत्तीर्ण 3 और उत्तीर्ण 1, प्रत्येक मतलब जितने उनमें से प्रत्येक 3 में से 1 तो गया उत्तीर्ण और 1 क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 4 में से भाग, मतलब कुल तो कितना 3 और 1 4। तो 4 की बात करें आप विश्लेषण करें 4 के बारे में, तो 4 के बारे में क्या क्या होगा उन 4 में से 3 तो हो गए पास और 1 हो गया फेल। अब पूछा क्या है कि कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो मैंने कहा क्या कहा उस वहां तो करें हम लड़कों के बारे में, यहाँ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुआ। तो उत्तीर्ण के पक्ष में कितना है 15,
मतलब इसको आपने लिखा ऐसे ही सरल अनुपात में तोड़ा, 15/5 था तो 15/5 लिखा और 3/1 आ गया। तो उत्तीर्ण के पक्ष में तो कौन सा है 3, तो पक्ष में होगा वो आएगा ऊपर, बटा कुल कितना अनुपात है 3 + 1 मतलब 4, कुल भाग का अनुपात क्या कितना है 4 है किसका कक्षा के कुल छात्रों का। तो कुल छात्र कितने हैं 280, तो गुणा 280, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3/3 + 1 4 गुणा 280, 4 में 4 का भाग 1 बड़ा और 4 में 4 का भाग 280 में कितनी बार गए 70 बार, तो ये बच गया 3 × 70 यानी कि 210, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ये ऑप्शन। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 210, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए टोटल 280 से, तो चित्र क्या हो गई फेल हो गए। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को क्या करना होगा हल करना होगा। अगला सवाल, यदि किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 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 कितना है 33.75, उसमें से 7 छात्रों का वजन 42 kg है तथा शेष छात्रों का वजन 32 है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र है आपको बताने हैं। तो 7 छात्रों का वजन देखो 7 छात्रों का औसत वजन कितना है आपको यहाँ लिखना है, और शेष छात्रों का औसत वजन शेष छात्रों का औसत वजन वो आपको लिखना है यहाँ पर। 7 का तो औसत वजन दिया है कितना दिया है 42 और शेष छात्रों का 32 और कक्षा के सभी छात्रों का वो है 33.75, तो 7 का पीछे बचा है उनका औसत और सभी का औसत दिया गया, तो इसमें लगेगा मिश्रण नियम सापेक्ष लो इसकी 42 और 33.75 के सापेक्ष देखना इसमें कितना अंतर है, मतलब आपको 42 में से घटाना है किसको 33.75, बड़ी में छोटी को घटा के आप क्या निकालते हो अंतर निकाल, यहाँ कोई नहीं मतलब कौन है 0 0 है। अब कैसे 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 घटाओगे देखो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसके पास गया उधार लेने के लिए, इसके पास भी कुछ है ही नहीं तो देगा क्या, फिर ये गया इसके पास, तो इसने कहा हाँ मेरे पास है दे दूंगा, तो इसने इसको उधार दिया 2 में से 1 उधार दे दिया पीछे के बचा 1, फिर ये आया इसके पास तो ये कितने हो गए 10, अब 10 में से 1 इसने आगे दे दिया उधार तो ये कितने रह गए पीछे 9 रह गए और ये हो गए 10, 10 में से गए 5 तो पीछे बचे 5, 7 में से गए 2 पीछे बचे 7 में से गए 9 तो कितने पीछे कितने बचे 2 दशमलव का दशमलव, और 1 में से 3 जाएगा नहीं तो ये इसे लेगा उधार, तो 4 में से 1 उधार लिया पीछे बचे 3 और यहाँ 1 उधार हो गए कितने हो गए 11, 11 में से गए 3 पीछे कितने बचे 8 और 3 में से 3 गया 0 यानी कि 8.25, तो इसके सापेक्ष कितना मान होगा 8.25, या मतलब इनका अंतर देख लो आप, तो अंतर कितना है 8.25, आप अगर आप इसमें 8.225 जोड़ोगे तो वो बड़ा वाला है वो मिल जाएगा, और 32 और 33.75 तो इसमें आ जाएगा आप कितना 1.75 सीधा दिख रहा है 32 और 33 और 1 से कितना दिखे 0.75, तो 1 तो है ही 0.75 यानी 1 + 0.75 तो हो जाएगा 1.75 हो गया। तो ये तो है किसके पक्ष में 7 छात्रों के पक्ष का भाग, और ये किसका है शेष छात्राओं के पक्ष का भाग, तो मैंने कहा लेते हैं हम इनका अनुपात, तो 1.75 और 8.25, आप कहोगे मैं ऊपर का जीरो हटाऊंगा पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएंगे 0, तो जितनी पॉइंट के बाद संख्या है उतने 0, 2 संख्या है तो 2 0, अब नीचे का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आएंगे 0, कितने आएंगे कि जितने दशमलव के बाद संख्या है उतने, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 ऊपर आ गई, फिर 100 में से 100 तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचा 175/825, क्या इसका सरल अनुपात हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसका एक 5 है तो दोनों में 5 का भाग जाएगा, दो आप 5 का भाग आपने इसमें दिया 5 का भाग कितनी बार गया 3 बार, फिर 2 25 35 बार, और इसमें दिया 5 का भाग 1 बार, फिर कितनी बार गया 3 32 6 बार और फिर 5 बार, तो सरल अनुपात टूटा 35/165, और भी जा रहा है 5 का भाग तो 2, इसमें 5 का भाग 7 बार और इसमें 5 का भाग 3 बार गया और 3 बार 33 बार, तो सरल अनुपात आ गया 7/33 यानी कि 7:33। अब पूछा क्या है कुल संख्या, और दी किसकी है 7 की दी है, तो 7 छात्रों का 7 छात्रों मतलब कुल संख्या पूछिए आपको ना, अरे क्या लिख रहा कुल पूछिए आपको, 7 की देर की आपको, तो 7 तो देर की आपको, और 7 के पक्ष में अनुपात कितना है वो है भाई 7 के पक्ष में जो ऊपर 175 के सापेक्ष चलो 35, फिर कितना आ गए 7 आ गए, ये तो है 7 के पक्ष में, कुल कितना अनुपात है
तो 7 प्लस 33 है किनका? कुल संख्याओं का, और कुल संख्या हमें पता नहीं है। पिछले सवालों में हम क्या करते थे, ये हमें ज्ञात नहीं था, तो हम यहाँ लड़के लड़के या यहाँ पे जो छात्र छात्रा है उनका मान डायरेक्ट नाम रखते थे, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या। यहाँ पे छात्रों की संख्या देर की कितनी देर की 7, तो जब छात्रों की संख्या 7 थी तो उनके पक्ष में अनुपात कितना था 7, और कुल अनुपात कितना था 7 प्लस 33, किसका था? कुल संख्या का अनुपात था। तो आप कहोगे 7 बराबर 7 प्लस 33 कितने हो गए 40, तो और बड़ा गुणा क्या है? कुल संख्या है, गुणा कुल संख्या है। अब 7 से 7 तो कैंसिल आउट, बराबर के दोनों तरफ अगर समान अंक हो तो आपस में कट जाएंगे, तो 7 से 7 कट गया, पीछे बचा 1, तो 1 बराबर 1/40 गुणा कुल संख्या। अब 1/40, 40 इस तरफ है भाग में, तो उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? गुणा में, तो हमें चाहिए कुल संख्या। तो कुल संख्या कैसे मिलेगी? तो 1 को गुणा करवाना 40 से, तो 1 गुणा 40 कितने हो गए 40। तो जो आपका कक्षा में कुल छात्र है वो कितने हैं 40 है, और 7 का तो वजन ये है, और पीछे बचे उनका वजन कितना होगा? औसत वजन 32 होगा, मिलाओगे तो औसत वजन कितना होगा? 33.75। तो ये था हमारी औसत के बारे में बात। और औसत पर पिछले सालों में कैसे कैसे प्रश्न आए ये भी आप देख लो। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि उसमें से एक छात्र का जिसका वजन कितना है 50 केजी को छोड़ा जाता है तो शेष छात्रों का औसत भार होगा। पहले तो 5 छात्र मानो कौन कौन से, आप कहोगे कोई ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, 5 छात्र माना हमने। ये तो सारी हमने क्या की कल्पना की। फिर उनका औसत भार दे देगा कितना 40। तो औसत कैसे ज्ञात करते? पहले तो ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो। औसत होता है कि योग बटा संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत इसमें दिया है कितना 40, राशियों का योग ये है राशि, जोड़ो इनको, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब उनकी संख्या कितनी है 5 है, तो बटा 5। अब 5 इस तरफ तो है किसमें भाग में, तो उस तरफ आएगा तो गुणा में बदल जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब 5 को हमने इस तरफ भेजा तो 5 गुणा 40 कितने हो गए 200। भाई 5 4 गुणा 5 20, अब एक जो छोड़ा हमने तो एक जो आप लगा दो, तो ये हुआ कितने 200। ये बन गई आपकी समीकरण 1। अब ये क्या कह रहा है कि उनमें से एक छात्र जिसका वजन 50 किलो है छोड़ा जाता है, तो इनको की ये अगर मान लो, तो माना तो ई का भार है वो 50 केजी है, को छोड़ना है, तो ई की जगह आप 50 रख दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी जगह आपने रख दिया कितना 50, बराबर हो गई 200। फिर ये संख्या उस तरफ जाएगी, जिस तरफ प्लस की तो उस तरफ जाएगी तो माइनस की, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 200 माइनस 50, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी उसका मान कितना आ जाएगा, चार छात्रों का जो योग होगा भारों का वो कितना होगा 150 हो जाएगा। ये तो है उनका योग। अब पूछा क्या है उनका औसत, योग पूछा होता तो ऑप्शन हो जाता, मतलब आंसर हो जाता 150। अब पूछा है उनका औसत, औसत कैसे निकालते हैं कि योग बट्टा संख्या, मतलब उनके वजनों का योग बट्टा कितने छात्र है उनकी संख्या। तो योग तो टोटल कितना है 150, संख्या कितनी है भाई, पहले 5 थे, अब 1 को हटा दिया तो पीछे बचे कितने 4, देखो इसके अंदर भाग, फिर 1 में जाएगा नहीं तो 15 में 4 का भाग 3 बार गया 12, 4 3 12, पीछे बचे 3, फिर हो गए 30 में 728, फिर पीछे बचे 2 गए 5 बार, यानी कि 37.5 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ऑप्शन है। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हो आराम से। अगला है, एक परीक्षा में 4 विषय में प्राप्त कुल अंक कितने 200 है, यदि 3 विषय में प्राप्त अंकों का औसत इतना है तो 100 विषय में प्राप्त अंक होंगे, तो कुल अंक ये है, मतलब 4 विषय है, कोई ए बी सी और डी, ए में कुछ अंक लाए, बी में भी लाए, सी में भी लाए, डी में भी लाए, कुल कितने लाए, जोड़ा तो मिला हमें 200, इसको नाम दे दो समीकरण 1। अगला क्या कर रहा है कि 3 विषय में प्राप्त अंकों का औसत कितना है 48 है, 3 विषय के मान लो, ये ए बी सी मान लो, तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है औसत, मतलब इनका योग बटा इनकी संख्या, कितना दे रखा है इनका औसत 48 दे रखा है। अब हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए भाई, इनका योग कितना रहा होगा, तो इन 3 ये जो इस तरफ भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, 48 को गुणा कराना 3 से, 3 का गुणा 8 के साथ 24, अच्छे लगी 2 और 3 12 और 1 14 144, ये बन गई आपकी समीकरण 2। आप ऐसे करवा देना,
48 का गुणा 3 के साथ 24 लगी 2 और 12 और 2 14 मतलब 144। ये आपकी बन गई समीकरण 2। मतलब 3 विषय का योग ये है और चारों विषय में प्राप्त अंकों का योग कितना है 200 है। पूछा क्या है कि चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे होगा ज्ञात कि समीकरण 1 उसमें से आप समीकरण 2 को घटा दो, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसमें से घटाना है किसको, a प्लस बी प्लस सी को घटाना है। तो बराबर के इस तरफ वाले भाग में से इस तरफ वाला घटेगा और उस तरफ वाले में से उस तरफ वाला, यानी कि 200 में से घटाना 144 को। तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। कैसे हुआ, माइनस का गुणा इन सब के साथ हुआ, और मैंने आपको गुणा सिखाया था चिन्हों का, माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो माइनस प्राप्त होता है। तो माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, बराबर कितने हो गए 200 में से गए 144, तो पीछे कितने बचे 56 ए से तो ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, फिर प्लस माइनस की संख्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर डी बचा इधर और इधर इधर बचा 56। तो जो चौथा विषय है उसमें कितने अंक आए, उसके 56 अंक आए। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। राम के परिवार में 3 और मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं और प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है, और किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है। पहला बताओ राम के परिवार में औसत निकालो। राम के परिवार में बच्चों पर खर्च का औसत, बच्चों पर खर्च का औसत, खर्च का औसत। अब राम के परिवार में कुल कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे पर कितना खर्च किया और तीनों को जोड़ो, तो एक पर किया 450, दूसरे पर भी 450 और तीसरे पर भी 450 बट्टा कुल कितने 3। अब आप जोड़ दो, ये जोड़ोगे 1200 और 1350, ये हो गए 1350, इसमें भाग देना है 3 का, तो गया कितनी बार 4 बार, फिर 5 बार और 0 450। तो राम के परिवार के 3 बच्चों पर जो औसत खर्च है वो कितना आया 450 आया। उसी प्रकार किसके परिवार पर करना है, मोहन के परिवार पर। तो यहाँ आप कर लो कि मोहन के परिवार पर औसत खर्च, बच्चों पर औसत खर्च वो कितना होगा कि जितने बच्चों एक बच्चे पर 450 है, 5 बच्चे तो जोड़ो कितना खर्च हुआ, 5 पर 150, 450, 450, 3 बच्चों पर, ये 4 पर और ये 5 पर, तो उन 5 पर खर्च बट्टा कितनी, उनकी संख्या कितनी है 5, तो 5। अब जोड़ो इसको, पहले ऐसे 400 जोड़ो, 400 400 800 1200 1600 2000, फिर 50 को जोड़ो 100 200 50, यानी कि 2250। तो मोहन के परिवार में बच्चों पर औसत खर्च होगा वो होगा 2250 बट्टा कितने छात्र है 5 है, तो गया इसमें कितनी बार गया 450 बार। तो आप कहोगे कि राम के परिवार में औसत बच्चों पर खर्च है 450, मोहन के परिवार में भी 450। अब प्रश्न में पूछा है कि किसके परिवार के बच्चों पर अधिक खर्च है, अधिक तो किसी पे नहीं है, 450 इसके भी है 450 इसके भी है, और पूछा है कितना अधिक है, अब कितना अधिक है 0 है भाई, इसमें 450 इसमें 450, अंतर कुछ है ही नहीं तो 0। तो दोनों पर बराबर खर्च किए हुए परिवार, दोनों के परिवार में बच्चों पर बराबर खर्च हो रहे हैं शिक्षा पर, और कितने हो रहे हैं 0 0, अंतर कितना है 0 हो रहा है, मतलब 450 तो बराबर, अंतर है ही नहीं। अगर एक के 450 और एक के 500 होता तो हमारा अंतर आ जाता कितना अधिक, तो कह देते 50 अधिक। अब 450 दोनों बराबर है तो बराबर आ गए। अगला हमारा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्या मान लो ए बी सी, अब दिया औसत 7 है, तो औसत कैसे निकालते हैं कि संख्याओं का योग बट्टा संख्या, राशियों का योग बट्टा संख्या बराबर क्या होता है औसत होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 इस तरफ है भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो 7 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 21, इसको नाम दे दो आप समीकरण 1। अगला पूछा है पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, तो पहली दो संख्या कौन है a और b, इनका औसत दिया है, मतलब a प्लस बी बट्टा 2 इसका मान दिया है, यही तो होता है औसत, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। कितना दिया है 4 दिया है, तो ये लिख दो आप 4, यानी कि a प्लस बी बराबर 4 गुणा 2, इस तरफ ये भाग में है तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में, तो 4 को 2 से गुणा कराओगे कितना मिलेगा 8 मिलेगा, इसे आप नाम दे दो समीकरण 2। पूछा क्या है तीसरी संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है एक में से 2 को घटाना है, तो ए और ए बी कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 6 बचेगा, और 6 का जो मान आएगा वही क्या है तीसरी संख्या है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, घटा दो समीकरण 1 और 2 में से, तो a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से घटाना किसको a प्लस बी को, तो बराबर के इस तरफ वाले में से बराबर का इस तरफ और उस वाले में से उस वाला, तो 21 में से घट जाएंगे 8। तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी माइनस का गुणा प्लस a के साथ तो माइनस का a,
और माइनस का गुणा प्लस बी के साथ, तो माइनस का बी बराबर 21 में से गए 8, पीछे बचे कितना 13। फिर माइनस का ए प्लस का ए, प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल आउट, यानी कि सी बचा इधर और सी का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो जो तीसरी संख्या है और उसका मान कितना होगा 13 होगा। अगला सवाल देखो कि एक छात्र ने अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। जब मुझे पता आपने उसने 98 लिखा तो माना औसत कितना होगा x होगा, ये हमने माना। उस समय औसत कितना था x था। और जब उसने 108 लिखा तो जो उसका औसत है वो कितना हो गया 1/5 बढ़ गया, यानी कि x से कितना अधिक हो गया 1/5 अधिक हो गया। तो छात्रों की क्या पूछी है कुल संख्या में पूछी है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर है। तो आप कहोगे कि 98 ये था इसका औसत। कुल संख्या कितनी है y है, हमें पता नहीं। आप लोग चलो देखते हैं भाई इसमें हमने क्या रियलाइज लिखा था कि जब 98 लिखा उसने तो उसका औसत था x, और 108 लिखा तब औसत कितना हो गया x प्लस 1/5, मतलब 1/5 उसका बढ़ गया। तो छात्रों की कुल संख्या पूछी है तो माना कुल संख्या क्या है y है। कुल संख्या हमने मान ली क्या y है, माना हमने, ठीक है। तो अब y है तो उनका कुल योग कितना होगा x गुणा y होगा। इस तरफ तो जब आपने 98 लिखा तो उस तरफ जो सारे अंक जोड़े ना तो उनका योग आएगा x गुणा y। हमने पढ़ा है कि जब आप औसत को कितनी संख्या उससे गुणा करोगे तो उनका क्या क्या मिलेगा योग मिलेगा। और जब आपने 108 लिखा तो उस समय औसत कितना था ये x प्लस 1/5 और कुल उनका से योग, तो योग के लिए आपको इसे संख्या से करवा देना है गुणा, तो ये आपको मिल जाएगा योग। अब हमें इन दोनों योगों को बराबर करना है। यहाँ तो जुड़ा हुआ क्या है 98 और यहाँ जुड़ा हुआ है 108, मतलब इनका अंतर कितना है 10 का है। अगर मैं कहूँ इसमें से 10 को मैं घटा रहा हूँ तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। तो ये है x
गुणा वाई बराबर, अब वाई का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो एक्स गुणा वाई प्लस वाई का गुणा एक के साथ वाई बटा 5 माइनस के 10। एक्स वाई दोनों तरफ है तो कट जाएंगे, या इस तरफ प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो फिर प्लस में से माइनस समान संख्या 0। तो आप कहोगे कि वाई बटा 5 माइनस 10 और उस तरफ रह गया 0, इस तरफ ये 10 माइनस के बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, तो वाई बटा 5 बराबर 10 और 5 इस तरफ है भाग में तो उस तरफ जाएंगे बराबर के तो गुणों में, तो y बराबर 10 गुणा 5 यानी कि y का मान कितना आ गया 50, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। अगला सवाल है, तीन संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या होगी। तो मान लो तीन संख्या ए बी और सी है, उनका औसत दिया 40। औसत क्या होता है कि संख्याओं का योग बट्टा संख्या, तो संख्याओं का योग ए प्लस बी प्लस सी और कितनी संख्या है 3, तो ये है औसत बराबर कितना है 40। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 इस तरफ है भाग में तो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो गुणा में, तो 40 गुणा 3 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120। ये बन गई आपकी समीकरण 1। दूसरी बात इसमें क्या क्या दे रखी है कि दो संख्या का औसत कितना है 38 है, तो दो मानो ये है कोई दो संख्या है तो उनका औसत निकालना है, तो संख्याओं का योग बट्टा संख्या, कितनी संख्या है मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है औसत। अब दो का औसत कितना दिया है 38 दिया है, तो a प्लस बी बराबर 38 गुणा 2 ये हो गए 76। ये बन गई आपकी समीकरण 2। अब पूछा है तीसरी संख्या, तो आप कहोगे एक में से दो को घटाऊंगा तो a प्लस बी में से ये a प्लस बी घट जाएगा, पीछे बचेगा c और c का जो मान होगा वो भी वही आपकी क्या है तीसरी संख्या है। तो यहाँ लिख दो आप समीकरण 1 माइनस 2 घटाओ एक में से बराबर के इस तरफ वाले भाग में से इस तरफ वाला घटेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी उसमें से घटाना किसको ये वाला भाग a प्लस बी को बराबर 120 में से घटेगा 76, घटा दो आप, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी। अब ये कोष्टक है, कोष्टक मतलब गुणा, अब यहाँ कोई संख्या होती तो संख्या से करवा लेते गुणा, यहाँ है माइनस का चिन्ह तो माइनस चिन्ह का गुणा होगा, चिन्ह का गुणा मैंने आपको समझाया था एक दिन, माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस बी के साथ तो माइनस का बी बराबर 120 में से घटाओगे आप 76, तो पीछे बचे 4 मतलब 44, 4 मतलब बच गए इसमें से मतलब 4 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 80 और फिर ये अंतर 40 का है तो और 4 वापस ऐड कर लो 44, फिर ए से ए कट गया प्लस का ए माइनस का प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल आउट, यानी कि सी का मान कितना आ गया 44 आ गया। तो जो आपकी तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी 44 होगी। तो इस प्रकार से हमने औसत के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले अगर आपको यथागत आंकड़े दिए गए हैं तो उनको जोड़ो और उन कितनी है उनका दे दो भाग तो आपको मिल जाएगा औसत। फिर उसके बाद में हमने देखा था राशियों का योग, तो राशियों के योग के लिए संख्याओं को आप औसत से गुणा कराओगे तो राशियों का मिल जाएगा योग। उसके बाद में हमने देखा था अगर आपको त्रुटि से कोई गलत अंक अंकित हो जाए तो सबसे पहले तो आपको निकालना है योग, यानी कि कुल संख्या को किससे गुणा करवाना है औसत से। फिर जिसे आपको जोड़ना था सही अंक था सही तो उसको तो करना है प्लस और गलत अंक को क्या करना है घटाना है, तब आपको उनका वास्तविक योग मिल जाएगा। और उनका औसत पूछे तो फिर आपको संख्या से क्या कर लेना है भाग दे देना है। और अगर प्रत्येक अंक में कुछ जोड़ा जाए तो औसत में भी जुड़ेगा और प्रत्येक अंक में कुछ घटाया जाए तो औसत में भी घट जाएगा। प्रत्येक अंक को ए से गुणा किया जाए तो औसत भी ए से गुणा हो जाएगा और प्रत्येक में ए का भाग दिया जाए तो औसत में भी ए का भाग चला जाएगा। फिर हमने देखा मिश्रण का नियम कि छात्रों का कुछ औसत दिया है, छात्राओं का औसत दिया है और कक्षा का कुल औसत है, तो फिर हम उसके सापेक्ष मान निकालते हैं, फिर उनका अनुपात निकालते हैं और फिर हमें जो पूछा है जैसे छात्रों की संख्या पूछी है तो इस तरफ होती छात्रों की संख्या बराबर उनके पक्ष में अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा कुल कक्षा में कितने छात्र हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा औसत के बारे में। फिर अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशत। वैसे तो आपके सिलेबस में प्रतिशत नहीं है, लेकिन अगर आप लाभ हानि पढ़ोगे तो आपको प्रतिशत का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखो प्रतिशत का मतलब होता है, देखो प्रतिशत, इसमें प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100वां हिस्सा है वो आपका क्या है प्रतिशत है। और इसका सिंबल है वो क्या है ऐसा है प्रतिशत चिन्ह। और इसमें एक दो बातें यही है, अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह लाना है तब तो आपको किससे करवाना है 100 से गुणा करवाना है, और अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/100 से गुणा करवाना पड़ेगा। बस इतनी जानकारी अगर आपको है तो आपका प्रतिशत भी क्लियर है। जैसे ये सवाल है कि 900 का कितने प्रतिशत 30 है, तो पता नहीं है तो ऐसे मानो कि 900 का जो x प्रतिशत है वो क्या है हमारा 30 है,
ये प्रश्न में दिया है कि 900 का कितने प्रतिशत 30 है, तो हमें पता नहीं कितने है, तो x प्रतिशत है। तो 900 का x प्रतिशत बराबर क्या है 3। अब इसे हल कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। 900 का तो 900, गणित में का मतलब होता है गुणा, x का x, और प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना है, तो मैंने कहा किससे गुणा करवाना है, 1/100 से, और बराबर क्या है 30। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ बचा 9, 9 को 1 से गुणा तो 9 गुणा x बराबर बच गए 30। हमें चाहिए x का मान, 9 इसके गुणों में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 30/9। अब ये समान संख्या से कट रहे हैं भाई, 2 का इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो दो 3 का भाग गया 30 में 10 बार, और 3 का भाग गया 9 में 3 बार, यानी कि 10/3। अब दे दो 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 पीछे शेष बचा 1 दशमलव, यानी कि 10, और 10 में 3 का भाग 3 बार, और फिर 3 बार ऐसे जाता रहेगा, तो 3.33, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो ऐसे आपको प्रतिशत के सवाल वहाँ लाभ हानि में पूछेगा तो आप हल कर लोगे कि किसी संख्या का 40% क्या है 160 है। संख्या कौन है पता नहीं है, तो मान लो संख्या x है, a है, b है, जो मान है वो मान लो। तो दिया है कि कोई संख्या x है, तो x का 40% दिया है, और वो कितना है 160 है। वैसे आप चाहो तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हो, निकालो इनमें से किस ऑप्शन का 40% है, वो कितना है 160 है, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो एक मेथड है कि हम संख्या को मानेंगे x और उसका 40% है, और वो परसेंट में दिया है कौन है 160 है, तो x का मतलब होता है गुणा 40 का 40। अब प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से गुणा करवाना है, बराबर 160। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, आप कहोगे x गुणा 4 और नीचे बटा 10 बराबर 160। अब ये इस तरफ भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो x गुणा 4 बराबर 160 गुणा 10, और ये 4 इस तरफ गुणा में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 160 गुणा 10 बट्टा 4, यानी कि x बराबर, अब 4 का भाग 4 में 1 उड़ा, और 160 में 40 उड़ा, तो x बराबर 40 गुणा 10 यानी कि 400। तो वो संख्या कौन कौन होगी 400 होगी। वैसे आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऑप्शन उठाए जैसे सी ऑप्शन, तो 400 का निकालना है आपको क्या 40%, तो 400 का मतलब गुणा 40 का 40, और प्रतिशत का मतलब प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से भाग देना है आपको, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि 40 गुणा 4, तो कितना आ गया 160। तो देखो आ रहा है ना भाई, 400 का 40% कौन आ रहा है 160 आ रहा है, और यही हमने निकला है। अगला देखो कि 700 का प्रतिशत पूछे, मानो कोई संख्या x है, x का a% का b%, ऐसे आपको पूछे, तो आपको हल कैसे करो, x का मतलब गुणा a%, सिंबल हटाना मतलब 1/100, का मतलब गुणा b का b, और प्रतिशत का सिंबल हटाना मतलब 1/100, ऐसे आपको इन प्रश्नों को हल करना होता है। पूछा है 700 का 10% का 5% कितना है, तो 700 का मतलब गुणा 10% से हटाना मतलब 1/100, इस पूरी की पूरी बात को एज इट इज उतारो। फिर का मतलब क्या हो गया गुणा 5 का 5% से हटाना मतलब 1/100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ऊपर तो बचा 7 गुणा 5 और नीचे बचा 1 10, तो 7 गुणा 5 35, 35 में भाग देना है 10 का, तो आ जाएगा 3.5, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्रतिशत के बारे में भी ग्रहण कर ली। तो धन्यवाद आप सभी का।